नमस्कार दोस्तों। आज मेरा ये पहला वीडियो रहेगा जिसमें मैं अपना फेस रिवील करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो पहला वीडियो है मेरा वो इस संदर्भ में है कि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने की हो या कोई जॉब के लिए हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक ही मकसद होता है कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ लेवल में आके उससे ज़्यादा नंबर रखना और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, जिससे आपको उस कॉलेज और स्कूल में एडमिशन मिल सके। अगर जॉब की बात करें तो आपको उस जॉब हासिल करने के लिए आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करें ताकि वो जॉब आपको मिल पाए। तो ये सारे चीज़ के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो उनको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा इस वीडियो के दौरान। तो सबसे पहला टिप्स ये रहेगा कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप उसका एलिजिबल हो या नहीं, उस एग्ज़ाम में अपीयर करने लायक हो या नहीं है, ये आप अपने आप से सवाल करना है। आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम अपीयर क्यों कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम अपीयर करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ आप पहले सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा। इसको अप्लाई करने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम के जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दैट एग्जामिनेशन, तभी आप अप्लाई कीजिए। खाली अप्लाई करके उसको अपीयर करके बाकी लोग दोस्त लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, चलो देखते हैं एग्ज़ाम अप्लाई करके क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो मत कीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम सीरियसली देना है, आपको एग्ज़ाम अपीयर करना है सीरियसली, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करना होगा। तो इसलिए एग्जामिनेशन के लिए जब आप ही फॉर्म अप्लाई करते हो तो उस टाइम आपको क्लियर माइंडसेट बना लेना है कि मुझे ये एग्ज़ाम अप्लाई करना है और इसको क्रैक भी करना है। तो इसलिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप अपने माइंडसेट लेवल पे उसको तय कीजिए। सेकंड थिंग, आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये डिसाइड करना है कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस क्या क्या है। आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इसी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपने पास रखेंगे और उसको पढ़ेंगे कि सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, किस किस चैप्टर से एग्ज़ाम का क्वेश्चन आने वाला है। अब आप चैप्टर असेसमेंट कर लिए, इसके बाद आपको देखना होगा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ रहा है या सब टाइप क्वेश्चन आ रहा है, सब टाइप में किस किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है, ये सारा आपको देखना होगा। ये कैसे पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस असेसमेंट करना होगा एग्ज़ाम का। ठीक ये जो एग्ज़ाम आप अपेयर करने वाले हो, आपको देखना होगा कि ठीक इसी तरह का एग्ज़ाम कब कब हुई थी, किस तरह का क्वेश्चन आए थे। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप फॉलो करते हैं, ना केवल आपको एक आइडिया मिलता है कि वो क्वेश्चन किस तरह का आता है, बल्कि उसमें आपका प्रैक्टिस भी होता है। आप जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उस तरह का क्वेश्चन आप कैसे आंसर लिखोगे, उसके लिए आपका एक रफ आइडिया मिल जाता है, माइंडसेट बदल जाता है। अब बात हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अभी बात करते हैं कि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था वो किस किस एरिया से आया हुआ था, किस किस चैप्टर से आया हुआ था, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन आया है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात आता है जो जो चैप्टर्स या जो जो सब्जेक्ट्स के बारे में सिलेबस में लिखी गई है, अब उस चैप्टर और सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास रीडिंग मटेरियल होना ज़रूरी है। आप रीडिंग मटेरियल कलेक्ट कहाँ से करेंगे, उसके लिए आप बुक स्टोर जा सकते हैं।
उसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माने में हर चीज़ यूट्यूब में अवेलेबल है। यूट्यूब में सारे चीज़, सारा नोट्स, मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो पोडकास्ट, इवन इंटरनेट में भी सब कुछ अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, और स्टडी मटेरियल या नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह आप यूट्यूब से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात आती है, मटेरियल कलेक्शन हो गया, अब पढ़ने की, तैयारी करने की। तो तैयारी करने से पहले आप जब अप्लाई किए उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस पोस्ट के लिए या जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया उसका एग्ज़ाम कब होने वाली है, शेड्यूल डेट क्या है, जो डेट शेड्यूल किया गया है वो किस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, कितने महीने के बाद, कितने दिनों के बाद होने वाला है। अब वो जो दूरी है आपका फॉर्म अप्लाई करने से लेके जो एग्ज़ाम की डेट की जो दूरी है, इतने दिनों के अंदर आपको सारा सिलेबस कवर करना है। आपको सारा सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी करना है। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जो भी सिलेबस आप पढ़ोगे उसका रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली डेली प्रैक्टिस करते रहोगे विथ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। क्योंकि आजकल बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम ऐसा है जो कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसमें आपके कंप्यूटर सिस्टम में, स्क्रीन में एक काउंटडाउन टाइमर सेट किया जाता है, जिसमें टाइम जो है ऑटोमेटिक काउंटडाउन होता रहेगा। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, आप आंसर करते रहते हैं। तो उस तरह का एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम लिमिट है, आप देखते देखते करेंगे। मान लीजिए आपको इस तरह का एग्ज़ाम देना है जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का है, तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए आपको अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाओगे और एग्ज़ाम सही से क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका स्पीड और एक्यूरेसी, जो आपका रेट ऑफ एक्यूरेसी, सटीक निर्णय लेके सटीक उत्तर कर देना, तो ये एक्यूरेसी, रेट ऑफ एक्यूरेसी ये भी बहुत बेहतर होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बेहतर होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब वो मेन चीज़ जो तैयारी करने का है, सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी काम आप कीजिए लाइफ में, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो उस काम में जो सक्सेस पाने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी कोई एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो आपको कंसिस्टेंट होकर तैयारी करना ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो यकीन मानिए आपका जो सक्सेस होने का रेट बहुत कम है, आप बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। क्योंकि आप जब आराम करते हो, आप जब हल्के में लेते हो चीज़ों को, तो उस समय कोई ना कोई तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, आपके जैसा लाखों लोग अप्लाई किया हुआ है। तो इसीलिए तो आपको हमेशा दिमाग में ये ध्यान रखना होगा कि मेरा फ्यूचर में एग्ज़ाम है और मैं फॉर्म अप्लाई किया हूँ एंड आई हैव टू अपियर द एग्ज़ाम, आई हैव टू डू ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क फॉर दैट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा हमेशा। अब बात आता है कंसिस्टेंसी की, हो गया। अब बात है रेगुलर प्रैक्टिस में आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान दोगे। रेगुलर प्रैक्टिस में जैसे बताया मैंने, आप टाइम लिमिट को ध्यान दोगे, आप अलार्म सेट कर सकते हो, स्टॉप वॉच या काउंटडाउन टाइमर सेट कर सकते हो प्रैक्टिस करने के समय। और आप प्रैक्टिस सेट करने के लिए मार्केट में आजकल OMR शीट मिलता है, आप रफ OMR शीट ला के आप अपना मार्क को रिकॉर्ड कर सकते हो कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका डे बाय डे, उसको चेक कर सकते हो। साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले तैयारी कर रहे हो, साथ ही में अगर आपके जैसा सेम एग्ज़ाम को अपियर करने वाले और भी कैंडिडेट्स है तो उनका एक ग्रुप बनाइए। आप ग्रुप बना के ग्रुप में डिस्कस कीजिए और ग्रुप में तैयारी कीजिए, देखेंगे वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि जब आप ग्रुप में तैयारी करते हो तब आपका अगर कोई कमी बेसी रहता है तो आपके जो साथ में ग्रुप में जो अदर मेंबर है वो आपको बताते हैं कि ये कमी है, इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसलिए जब एक टीम एफर्ट में काम करते हैं तब सक्सेस का रेट बहुत ही अच्छा है। अब बात आता है नोट बनाने की। क्योंकि जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे हो, स्टडी मटेरियल्स पढ़ाई कर रहे हो,
उसको रेगुलर नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ते हैं बट अगर लिखते नहीं हैं तो वो चीज़ भूलने का बहुत चांसेस रहता है। तो इसलिए पढ़ने के साथ साथ आप अगर लिखेंगे, क्योंकि बिना सोचे आप पढ़ सकते हो बट बिना सोचे लिख नहीं सकते हो। लिखने के लिए आपको सोचना ज़रूरी है। तो इसलिए आदमी तब सोचेगा जब उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद सोचा, फिर लिखा। तो ये जब एक रेगुलर प्रोसेस में चलेगा तो चीज़ें धीरे धीरे मेमोराइज होते रहेगा। तो इसलिए लिखिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका कंप्रहेंशन स्किल बढ़ेगा, हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा, वोकाबुलरी स्किल भी बढ़ेगा, हर चीज़ का डेवलपमेंट होगा। भले ही टाइम कंजप्शन होगा बट ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर एग्ज़ाम से पहले उस नोट को आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये रहा नोट्स बनाने की बात। अब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका हेल्थ कंडीशन सही रहे, क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा है आजकल के दौर में इंसान को कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। बाहर निकलते ही रिस्क, घर से बाहर पैर रख निकलते ही रिस्क। तो इसीलिए हम सबको ध्यान रखना होगा, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम अपना हेल्थ कंडीशन सही रखें, बीमार ना पड़े, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। आइदर फिजिकली और मेंटली हमको हेल्दी रहना होगा, क्योंकि अगर मेंटल डिजॉर्डर होगा हम डिप्रेशन में आ जाएंगे या एंजाइटी आ जाएगा, ठीक है, हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, तब भी हमारा जो पूरा मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना होगा कि हमारा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमको स्वस्थ रहना होगा, हेल्दी रहना होगा। तो इसीलिए हेल्दी रहने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना होगा, संतुलित आहार भोजन करना होगा, रेगुलर व्यायाम करना होगा, सटीक टाइम पे सोना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के नशे में आप पढ़ते ही जा रहे हो, तैयारी करते ही जा रहे हो, नींद भूल गए, खाना भूल गए, तभी भी बीमार होने का चांस रहता है। तो इसलिए खाली एग्ज़ाम क्रैक करना लाइफ का हिस्सा नहीं है। लाइफ में सोशल होना भी ज़रूरी है, परिवार को समय देना भी ज़रूरी है, आपके दोस्त लोगों से, यार लोगों से सबसे बातचीत करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए सबको साथ तालमेल बनाते हुए, संबंध बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपका सेहत ठीक रहे, उसके लिए आप भरपूर कोशिश करेंगे। अब लास्ट में जब एग्ज़ाम की स्टेज आती है, कई बच्चों का ऐसा सिचुएशन होता है, पहले पढ़ेंगे नहीं, तैयारी करेंगे नहीं, लास्ट में एग्ज़ाम का कुछ दिन पहले, 1 या 2 हफ्ते से पहले खूब तेज़ पढ़ाई शुरू कर देंगे, दिन रात एक करके पढ़ेंगे, जिससे क्या होता है उनको कई सारे दिक्कतें आती हैं। स्लीपिंग डिजॉर्डर आता है, रात को बिस्तर में पढ़े हैं लेकिन नींद नहीं आता है, कभी रात को 12 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, कभी कभी रात को सोते ही नहीं, पूरा रात जग जाते हैं, कभी दिन में सोते हैं। तो इससे क्या होगा ना, एक रेगुलर पैटर्न नहीं बना, आपका बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रेगुलर पैटर्न में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसलिए आपके शरीर में कई सारा दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, आपका अदर इमोशनल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, आप चिड़चिड़ा हो सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेस आ सकता है। तो इसीलिए एक रेगुलर टाइम पैटर्न बनाइए, स्पेशली दिन के समय में तैयारी कीजिए। और तैयारी करने के समय में आपको ध्यान रखना होगा, फुल फोकस होकर तैयारी करना है। ऐसा नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ साथ में मोबाइल भी देख रहा हूँ, कभी मैसेज आ गया, मैसेज देख रहा हूँ, व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई देने में लग गए। तो ऐसा नहीं, पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई कीजिए। हाँ, ये नहीं कि पढ़ाई के समय में पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया या घर में कुछ इमरजेंसी हो गया, उस टाइम में ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं। बट हमको प्रायोरिटी सेट करना है कि कौन सा काम पहले करना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ये सबको पता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको हो सके तो आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा आपको फिर दोबारा रिवीजन करना है, क्योंकि जो चीज़ आप पहले पढ़ के आए हो उसको रिवाइज करिए, रिफ्रेश कीजिए, ब्रशअप कीजिए, ताकि वो दोबारा साइनिंग करे और आपके माइंड में आ जाए वो चीज़ें, तब आप एग्ज़ाम बढ़िया से लिख सकते हो। अब एग्ज़ाम हॉल में सिचुएशन की बात करूं तो जिस दिन आप एग्ज़ाम जाते हो तो एग्ज़ाम सेंटर को जाने से पहले आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है एडमिट कार्ड देख के पहले लोकेट कर लेना ज़रूरी है।
क्योंकि कई बार बच्चों को हमने ऐसा देखा है, एग्ज़ाम सेंटर पहले नहीं देखे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन सेंटर ढूंढने के लिए जाएंगे और एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते वक्त लेट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम शुरू हो जाने के बाद उसका एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रहता है, इतने घंटे के अंदर वो अलाउ करते हैं, इसके बाद गेट बंद हो जाता है, आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। पहली बात तो ये, अगर आप लेट पहुँचे भी, जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएंगे तब आपको समय कम रहेगा। बाकी लोग जब तक 150 क्वेश्चन कर लिए होंगे तब तक आप शुरू करेंगे, तब तक आपके पास समय कम है, क्योंकि एग्ज़ाम तो जितने बजे ख़त्म होना तय था उतने बजे ही ख़त्म होगा, तो इसलिए आपके पास समय कम रहेगा। इसलिए जब भी कहीं पर भी जिस भी शहर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलर्ट होता है, उसको पहले ही लोकेट कर लेना ज़रूरी है। एक दिन पहले पहुंच के लोकेट करके उसके आसपास में कहीं पर किसी भी जगह पर, होटल में हो या आपका रिलेटिव्स के पास हो, किसी के पास हो, आप रहने का व्यवस्था करें और एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुँचे। एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के बाद आपको जो एग्ज़ाम प्रोसीजर के हिसाब से आपका आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई होगा, आपका थंब इम्प्रेशन या फ़ोटो वगैरह मैच किया जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में अलाउ किया जाएगा। आपको उसके लिए जितने भी यथासंभव आपका डॉक्यूमेंट्स हो, आपका फ़ोटोज़ हो, जो भी आपको गाइडलाइंस दिया गया होगा आपके एडमिट कार्ड पर, वो सारा चीज़ आपको लेके जाना होगा और उसको वहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा। अगर कोई कमी है तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएगा, तो इसीलिए आप पहले से घर से तैयारी करके चलना होगा कि मुझे जो जो दिशा निर्देश दी गई है उसको पालन करते हुए मेरे सारा चीज़ वहाँ लेके पहुँचूँ। अब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने के बाद सारा चीज़ प्रोसेस होने के बाद फिर आप अपने सीट में बैठ जाते हैं। अब सीट में बैठने के बाद आजकल तो सारा सिस्टम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप जब सिस्टम में बैठ जाते हैं फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ क्या ये सीट मेरे लिए है या ये जो सिस्टम दिया गया है ये मेरे लिए है। आपको इंश्योर करना होगा, उसमें आपका रोल नंबर लिखा होना चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका जो स्क्रीन है। तो इसके लिए कोई अगर दिक्कत होते हैं, जो भी इन्विजिलेटर है रूम में, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये सिस्टम मेरे लिए अलर्ट है या नहीं, मुझे बताया गया था कि इतने नंबर सिस्टम में बैठो, मैं बैठा हूँ, ये सही है या नहीं है। आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें और पर्टिकुलर टाइम लिमिट में एग्ज़ाम का जैसे शुरू होने का टाइम है उस टाइम में एग्ज़ाम शुरू होगा। और जैसे एग्ज़ाम शुरू होने लगता है, लड़के जब क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अंदर से एंग्जाइटी शुरू हो जाता है, जी मचलना शुरू हो जाता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, हमेशा ध्यान रखना होगा कि ज़िंदगी में ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो आगे लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ, आखिर ज़िंदगी के आखिर तक एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। तो इसीलिए इतना सीरियस नहीं होना है, माइंड को काम रखते हुए, धैर्य रखते हुए आप धीरे 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 क्वेश्चन करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद आप आइए, एक्सेस कीजिए, अपने आप को एक्सेस कीजिए कि मैंने कितना सही किया कितना गलत किया। आंसर शीट अगर निकल जाता है नेट में, फिर उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये था एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने, शुरू से लेकर फॉर्म अप्लाई से लेकर एग्ज़ाम हॉल तक की लंबी कहानी। तो इसमें कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया और कई सारी चीज़ें हमने स्किप भी कर लिया है, जो चीज़ हमने छूट गया है हमसे, तो आप उन सब के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, अपने आपस में सोच सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं कई सारे वीडियो बना के इसमें पोस्ट करूँगा और हो सके तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो जो नोटिफिकेशंस रिलीज़ होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा इस वीडियो के दौरान, और इस वीडियो को बना के आपको इस चैनल में पोस्ट करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।